नमस्कार दोस्तों, फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रांस में स्लेवरी का सिस्टम कैसा था। फ्रांस में जो द एबॉलिश ऑफ स्लेवरी, यानी किस तरीके से फ्रांस में जो स्लेवरी को वहाँ पे एंड किया गया, ख़त्म किया गया। स्लेवरी मतलब दास प्रथा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। तो दास प्रथा को किस तरीके से वहाँ पे उनको जो है एंड किया गया, स्लेवरी सिस्टम को कैसे एंड किया गया, तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ था, स्लेवरी सिस्टम मतलब जो दास प्रथा है वो बहुत एंशिएंट टाइम से यूरोप में पहले से प्रेजेंट थी। दास को वहाँ पे एज अ मतलब जो दास या जो स्लेव्स होते थे उनको एज अ प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता था कि भाई प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो हमारे लिए सारे काम करेंगे, जिससे जो वहाँ का जो मालिक है वो आराम से फ्री होकर के अपने दूसरे काम कर सके। तो दासों को पहले से खरीदा और बेचा जा सकता था। उनको जान से नहीं मार सकते हो आप लोग, लेकिन जो है वो आपके लाइफ टाइम आपके अंडर में रहेगा एक बार आपने उससे खरीद लिया तो इस तरीके से दास प्रथा पहले से ही अवेलेबल थी। अब यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे जुड़ेंगे, एक अफ्रीका और एक अमेरिका और एक आपका यूरोप यानी फ्रांस। अब यहाँ पे पहले देखोगे भाई, फ्रांस ने से पहले भी जो है बहुत सारी जो आपके पोर्टुगल है, स्पेनिश है, या जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन सब ये लोग एक्सप्लोर करते थे। इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। तो इसी कॉलोनीज़ बनाने के चक्कर में जो है या ट्रेड करने की शुरुआत देखोगे आप 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी। वहाँ पे धीरे धीरे फिर जो यूरोपियंस बसने लग गए और वो लोग अमेरिकन बनने लग गए, और वो बड़े बड़े प्लांट्स के वहाँ पे मालिक बनने लग गए। प्लांट्स मतलब बड़े बड़े खेतों के वहाँ पे मालिक बनने लग गए अमेरिका में और कैरिबियन आइलैंड्स में। अब यहाँ पे वो लोग चीज़ें ग्रो करते थे, लाइक जो कॉफ़ी है, टी है, शुगर केन है, शुगर है, और भी कई चीज़ें हैं, कॉटन वगैरह है, वो चीज़ ग्रो करते थे और उसको यूरोप के मार्केट में सप्लाई करते थे। तो इस तरीके से यूरोप और जो है अमेरिका का एक तरह से ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे फ्रांस जो है वो देखता है कि भाई अमेरिका में जो है अमेरिकन आइलैंड्स में जो आइलैंड्स यहाँ पे नाम दिए गए, मार्टिन क्यू, आपका ग्वाडेलूप, सेंट डोमिनिगो, ठीक है, इस तरीके से और भी वेस्ट इंडीज़ के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वेस्ट इंडीज़ मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जहाँ पर वो लोग आज एक इंडिपेंडेंट देश हैं, बट वो उनका कॉमन नाम वेस्ट इंडीज़ है। तो ये जो वेस्ट इंडीज़ देश हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है अफ्रीकन्स को लेके आते हैं। अफ्रीकन्स को लेके कौन आते हैं? ये फ्रांस वाले। यहाँ पे जैसे कि वैसे तो और भी लोग सप्लाई करते थे, बट अब फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो फ्रांस वाले जो हैं अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स को वहाँ से जो है किस तरीके से अब क्योंकि उनकी कॉलोनीज़ बनी हुई थी, तो उनको वो लेके आते थे एक्सप्लॉइट करने के लिए, बांध करके या किसी तरीके से थोड़े पैसे दे करके लालच में, क्योंकि वहाँ पे भुखमरी, फेमाइन वगैरह आ चुका था बहुत ज़्यादा। तो उनको वो लेके आते थे शिप के थ्रू, अपने जो फ्रांस के जो पोर्ट है आपका बॉर्डेक्स और नाइनेंस, वहाँ पे लेके आते थे। तो वहाँ पर वो है, उनको फिर से उनको बड़े से शिप में उनको बहुत टाइटली उनको पैक करके, मतलब जैसे मतलब डब्बे में नहीं, मतलब उसको बांध उनके जो है आराम से शिप में जो है 3 महीने की लंबी, जो अब अटलांटिक ओशन से आपका जो है पूरी अमेरिकन जो आइलैंड्स हैं वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन का 3 महीने की लंबी जो है वॉयाज है, समुद्री यात्रा है। तो वो यात्रा जो है वो स्लेव लोग करेंगे और स्लेवों को फिर वहाँ पे जाके बेच देंगे, किसके? अमेरिकन जो प्लांटर जो मालिक हैं उनको बेच देंगे, और वो लोग जो है फिर खेतों में काम करेंगे, अफ्रीकन स्लेव्स। तो अफ्रीकन स्लेव्स अब काम करेंगे किसके लिए? अमेरिकन के लिए। और फ्रांस वाले जो है सप्लाई कर रहे हैं किसको? स्लेव्स को। और इस तरीके से इनका ट्राइंगल बन चुका था। अफ्रीका से स्लेव लेके आएंगे, यूरोपियन लोग अमेरिकन वालों को बेचेंगे, और अमेरिका जो है जो भी उनका प्रोडक्शन होगा वो फाइनली यूरोप को बेचेगा। तो इस तरीके से जो है इनका ट्रेड वगैरह चल रहा है, काफ़ी फ्लरिश हो गया। तो स्लेवों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, मारते थे, पीटते थे, उनको बहुत ज़्यादा घंटे काम करे, वो तो गुलाम ही है। तो इस तरीके से जो है मार्केट में स्लेव बिकने लग गए, यूरोप में बिकने लग गए, फ्रांस में बिकने लग गए, हर जगह जो स्लेव बिकते थे, दुकानों के बाहर बिकते थे। धीरे धीरे फ्रांस में नेशनल असेंबली पे डिबेट होना स्टार्ट किया, भाई जो राइट टू मैन जो है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए, इवन जो हमारी कॉलोनीज़ हैं जो अपने दूसरे देशों पे आउट ऑफ फ्रांस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्कशन होने के बाद बहुत ग्रेजुअली जो है नेपोलियन टाइम में भी ख़त्म नहीं होता, फाइनली 1848 के आसपास जो है स्लेव सिस्टम जो है फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इसको बंद कर दिया पूरी तरीके से फ्रांस में, कि भाई नेशनल असेंबली जो है इसको बैन कर रही है कि अब हम स्लेवरी सिस्टम को या जो कोई भी स्लेवों को, इंसानों को ना हम खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम का एंड होता है बहुत बाद में जाकर के। तो ये था आपका लगभग टॉपिक है। इसी के अंदर लास्ट टॉपिक जो है वो द लास्ट टॉपिक 6, द रेवोल्यूशन ऑफ द एवरीडे लाइफ, यानी एवरीडे लाइफ में किस तरीके से फ्रांस में चेंजेस आते हैं। जाहिर सी बात है कि फ्रांस में सेंसरशिप हट चुका था, फ्रांस में अब लोग जो है राइट टू फ्रीडम और या एक्सप्रेशन की बात करेंगे इस वाले चैप्टर में, और एक नेपोलियन की बात है लास्ट में कंक्लूजन में। तो फ्रांस में एवरीडे लाइफ में लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा न्यूज़पेपर, मैगजीन, कार्टून्स, थिएटर्स और भी कई तरीके से लोगों ने अपने जो है जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, डिक्टेटरशिप जो राजा हैं
जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो लोग डिपिक्ट करते थे बाय द कार्टून, बाय द स्पीच, बाय द न्यूज़पेपर, बाय द बुक्स, ठीक है। तो उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ चुका था, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने की उनके पास आज़ादी थी, और वो विभिन्न तरीकों से, जो मैंने बताया कि वेरियस आपको मेथड्स जो बताए मैंने आपको, उसके तरह वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए थे। कोई भी अपनी बातें हैं वो अपनी लिख सकते थे बिना किसी डर के, क्योंकि वहाँ पे सेंसरशिप हट चुकी थी, यानी राइट टू फ्रीडम उनको मिल चुका था। लास्ट में 1804 के आसपास जो नेपोलियन एज अ डिक्टेटर आएगा, डिक्टेटर आने के बाद फ्रांस में जो है बहुत दिनों तक जो है, ये 10th में हमें पढ़ना है, फ्रांस में जो है वो अपना एक कोड लेकर आया था, इट्स कॉल्ड नेपोलियन कोड। इसमें फ्यूडल सिस्टम एंड हो जाएगा, बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो सब खत्म हो जाएगा। इसके जो नेपोलियन कोड जो था बेसिकली क्या था कि इसमें वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ फॉलो करता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो बाय द बर्थ जो प्रिविलेज मिलते हैं, विशेषाधिकार जो मिलते हैं, सामंतवादी सिस्टम था वो सबको ख़त्म कर देता है। और फाइनली यहाँ पे लोगों को जो है एक फ्रांस को ताकतवर बनाने के लिए उसने आसपास के देशों पर भी काफ़ी अटैक करा और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहता है। नेपोलियन बोनापार्ट सबसे सक्सेसफुल डिक्टेटर माना जाता है, लेकिन वो डेमोक्रेसी लेके नहीं आता क्योंकि वो डिक्टेटर था। लेकिन इसको फाइनली 1815 के आसपास वाटरलू, यानी वाटरलू की लड़ाई में सभी जो किंग्स हैं वो पर्शिया, ऑस्ट्रिया और बाकी जो किंग्स मिल करके, रशिया वगैरह के मिल करके इनको नेपोलियन को डिफीट करते हैं, और फ्रांस में जो है फिर से जो है जो लुइस 16 की जो फैमिली थी उसको ही इस्टेब्लिश कर देते हैं। लुइस 16 का परिवार फिर से आ जाता है, बर्बन फैमिली फिर से आ जाती है। बाकी हम चीज़ें 10th में पढ़ेंगे। तो ये आशा करता हूँ कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आप सीरीज़ वाइज देखेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर हम रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और भी आपके चैप्टर रिवाइज करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए इसको। मैं इन वीडियोस में एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कभी मैं डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आप मेरा सपोर्ट करिए। जब तक के लिए धन्यवाद।